अंडरग्राउंड डायमंड वेल। सोनगढ़ नाम के गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जिससे वो अपनी खेती बाड़ी करता था। उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वो इतना लालची था कि लालच में आकर वो गांव के हर एक किसान को वो लूटता था। एक बार की बात है जब गांव का एक आदमी उसके पास जाता है और कहता है, जमींदार जी, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ रुपया चाहिए। हाँ, मैं दूंगा, लेकिन तुमने पिछली बार मुझसे खेती के बीज के लिए 5,000 रुपए लिए थे। उसका असल तो छोड़ो, ब्याज तक नहीं दिया तुमने आज तक। एक काम करता हूँ मैं, तूने जो गहने रखे थे गिरवी, उसको असल और ब्याज में काट कर अभी के 10,000 रुपए काटता हूँ और तुम्हें 1,000 रुपए देता हूँ। ये लो और चलते बनो। जमींदार जी, ऐसा जुल्म मत करो। मैं 10,000 रुपए मांगने आया और आप 1,000 रुपए देकर मुझे भेज रहे हो। ये धंधा है बेटा, धंधा जो मुझे करना आता है। तू मुझे ज्यादा मत सिखा, चल निकल यहाँ से। आप तो सरेआम मुझे लूट रहे हो जमींदार जी। हाँ सही कहा, मैं तुम्हें लूट ही रहा हूँ। जो करना है करो, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। एक दिन किशन अपने खेत में काम करते करते थक जाता है और खेत में ही सो जाता है। उसका ध्यान उसके बैल से हट जाता है और गलती से वो बैल कुएं में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो सोकर उठता है तो उसे अपना बैल दिखता ही नहीं। वो इधर उधर बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी वो पानी पीने के लिए कुएं पर जाता है तो वो देखता है कि उसका बैल कुएं में गिरा हुआ है। वो कहता है, अरे बाप रे, मेरा बैल तो कुएं में गिर गया, अब मैं क्या करूं? अपने बैल को निकालने के लिए वो किसी को मदद के लिए इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी वो सोचता है, अब मुझे इस बैल को निकालने के लिए एक बड़ी क्रेन बुलानी पड़ेगी। उसी की मदद से मैं बैल को निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं क्रेन को बुला सकूं। किशन ऐसे सोचता ही रहता है कि उसे जमींदार की याद आती है। हाँ, जमींदार से कुछ रुपया उधार लेता हूँ, फिर उस रुपयों से क्रेन बुलाकर अपने बैल को निकाल लूंगा। किशन ये सोचकर जमींदार की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, जमींदार जी, मेरा डायमंड खेत के कुएं में गिर गया है। मुझे उसे निकालने के लिए मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे पास कहाँ से आया रे डायमंड? मेरे पास तो बहुत पहले से ही डायमंड है जमींदार जी। आज वो गलती से कुएं में गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे निकालूं। अच्छा, कितना बड़ा है तुम्हारा डायमंड? वो तो बहुत बड़ा है, अकेले नहीं निकाल सकता। मुझे उसे निकालने के लिए एक क्रेन को बुलाना पड़ेगा, इसलिए तो आपकी मदद के लिए आया हूँ। जमींदार सोचता है और लालच में आकर मन ही मन में कहने लगता है, अरे बाप रे, क्रेन से निकालना पड़ेगा इतना बड़ा डायमंड? मैं उसे निकाल लूंगा और इस किशन के बच्चे से छुपाकर उसे बेच दूंगा। सारा रुपया मैं ही रख लूंगा। जमींदार अपने 2 लोगों को किशन के साथ खेत में भेज देता है। कुएं की एक तरफ से एक आदमी खोदना शुरू करता है और दूसरी तरफ से दूसरा आदमी। खोदते खोदते दोनों अंडरग्राउंड में जाकर कुएं के नीचे एक ही जगह पर आकर मिलते हैं, लेकिन उन्हें डायमंड मिलता नहीं। दोनों ऊपर आते हैं और ऊपर से कुएं में क्रेन डालते हैं। डायमंड निकला या नहीं ये देखने के लिए जमींदार भी वहां आता है और जैसे ही वो कुएं से ऊपर खींचते हैं, क्रेन में एक बैल होता है। उसे देखकर जमींदार पूछता है, अरे ये क्या, ये बैल कहाँ से आ गया? जमींदार जी, यही तो है मेरा डायमंड। मेरा बैल का नाम ही तो डायमंड है। जमींदार ये देखकर खर्चे का हिसाब लगाना शुरू करता है और जैसे ही उसे पता चलता है उसका कितना रुपया खर्चा हुआ, वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर। बुंदेलखंड नाम के शहर में माया नाम की एक लड़की अपने बाबूजी के साथ रहती थी। वो गरीब थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। गांव में उसके जैसे सुंदर लड़की दूसरे कोई नहीं थी, जिस वजह से बाकी लड़कियां उस पर बहुत जलती थी। एक दिन माया किसी काम से बाजार में जाती है। तभी उसे अपनी बचपन की सहेली रानू मिलती है। अरे माया, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। अरे हाँ, कैसी हो तुम? इतने दिन कहाँ थी? अरे हम गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस गए थे, अब फिर से वापस आ गए। अच्छा, अभी गांव में ही हो तो मिलते रहेंगे। लेकिन माया, तुम तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत हो रही हो, क्या राज है इसका?
अरे कुछ नहीं रानू, मैं तो कुछ नहीं करती, सब भगवान की देन है। फिर एक दिन शादी के लिए रानू को एक बहुत अमीर लड़का रवि देखने के लिए आता है। रानू माया को बुलाती है और उस दिन उसके साथ रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर में ही लड़का आता है, लेकिन वो रानू को देखने के बजाय माया को ही देखता रहता है, जिस वजह से रानू माया पर बहुत गुस्सा होती है। रवि रानू के बजाय माया को पसंद करता है। देखिए, मुझे रानू पसंद नहीं, लेकिन माया बहुत पसंद है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रानू को देखने आए हैं, आप मुझे कैसे पसंद कर सकते? देखो माया, तू ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत कर। तू ही जानबूझकर रवि के सामने आती रही है ताकि वो तुझे पसंद करे। अरे ऐसा नहीं है रानू, मेरा यकीन करो, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? रवि वहां से चला जाता है और सीधा माया के बाबूजी से जाकर मिलता है और माया से अपनी मंगनी तय कर लेता है। इस बात का रानू को पता चलता है और रानू गुस्से की वजह से माया को सबक सिखाना चाहती है। वो एक दिन माया को नदी में घूमने के लिए बुलाती है और नाव से दोनों नदी के काफी अंदर तक जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर मगरमच्छ आने लगते हैं। इस बात का मौका देखकर रानू माया को बोट से धक्का देकर नदी में गिरा देती है और जल्दी से किनारे पर चली आती है। मगरमच्छ माया के चेहरे को नोचता है। वो जैसे तैसे जान बचाकर किनारे पर आती है, लेकिन उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है। वो बदसूरत दिखने लगती है। तभी उसके पिताजी वहां पर आते हैं। पिताजी, मैं बर्बाद हो गई पिताजी, मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया। नहीं नहीं बेटी, मत रो, मैं हूं ना। उस रानू ने मेरे साथ ऐसा किया पिताजी, वो बहुत बुरी है। पिताजी रानू को रात को छुपकर जंगल में एक बहुत पुराने घर के अंदर लेकर जाते हैं और एक कमरे से जमीन का दरवाजा खोलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। वहां जाकर माया देखती है कि वहां एक बहुत ही अच्छा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर होता है। पिताजी माया को कुर्सी पर बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही अपने आप कुछ ब्रश हवा में उड़ने लगते हैं और माया का मेकअप करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद जैसे ही माया अपनी आंखें खोलती है, वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ये देखकर माया बहुत खुश होती है और अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर से वो बाहर पिताजी के पास आती है। क्या है पिताजी? और आपको इस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर का कैसे पता चला? ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारी माँ ने बनाया था बेटी, और अभी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ठीक किया है। पिताजी और माया दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन बाजार में रानू माया को देखती है तो चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि माया बच गई। ऊपर से वो पहले से ज्यादा सुंदर भी दिख रही थी। ये देखकर रानू माया को छुप छुप कर पीछा करती है। वो देखती है कि माया बाजार से कुछ मेकअप की चीजें लेकर जंगल में उस पुराने घर के अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर में जाती है। अच्छा, तो ये है माया की सुंदरता का राज। मैं भी जाकर अपने आप को सुंदर बनाऊंगी और माया को फिर से मजा चखाऊंगी। ये सोचकर रानू छुपकर एक दिन उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर में चली जाती है और उस चेयर पर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो ब्रश अपने आप हवा में उड़कर रानू के चेहरे को बिगाड़ देता है, चेहरा खराब कर देता है। नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी, मेरा चेहरा। कुछ ही दिनों में माया की शादी रवि से होती है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। बाइक ट्रैक्टर। विष्णुपुरम नाम के गांव में शिवा और राम नाम के दो भाई रहते थे। इनके पिता का नाम रतनलाल था। एक दिन रतनलाल उन दोनों को बुलाता है। राम, इधर आओ। देखो, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। तुम दोनों झगड़ा बंद करके अच्छे से मिलजुल कर रहना सीखो। मैंने एक बक्सा अपने दोस्त चमनलाल को दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उस बक्से को चमनलाल के समक्ष में खोल कर देखना। पिताजी, उस बक्से में क्या है? आपने हमारे लिए कुछ छुपाया है क्या? वो मेरे मरने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। तुम दोनों में से जो भी काबिल है, उसे ही वो बक्सा मिलेगा। आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। कुछ दिनों के बाद रतनलाल की मौत हो जाती है। पिताजी का देहांत हो गया है। अब बचा क्या है?
एक खटारा ट्रैक्टर और एक बाइक। वो दोनों भी किसी काम के नहीं हैं। अगर इन्हें कबाड़ में भी बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। पिताजी ने अपने दोस्त चमन लाल को एक बक्सा दिया था। उस बक्से में क्या है ये मालूम करना है। ऐसा मत कहो भैया, पिताजी की दी हुई चीजों को हमें उनकी याद समझकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। बातें करना आसान है, असल में जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। ये कहकर दोनों चमन लाल के पास जाते हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये बक्सा मरने से पहले दिया था और कहा था कि इस बक्से को तुम दोनों के सामने खोलूं। अब वक्त आ गया है, मैं इस बक्से को खोल रहा हूं। चमन लाल बक्सा खोलता है। बक्से में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कि एक ट्रैक्टर, एक बाइक, उसके साथ उसमें कुछ दस्तावेज भी थे। बाइक लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा मैं हूं। मुझे ट्रैक्टर और तुम छोटे हो, तुम्हें बाइक। चमन लाल जी, ट्रैक्टर और बाइक दोनों भी किसी काम के तो है नहीं, फिर उन्हें बांट कर भी क्या फायदा। मैं दोनों को मिलाकर ट्रैक्टर बाइक बना लेता हूँ। मेरे ख्याल से पिताजी का ये मतलब था कि मैं और भैया ट्रैक्टर और बाइक की तरह हमेशा मिलकर रहें। तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे पिताजी के मुताबिक जो भी इसका सही जवाब देगा उसे इस खेत के कागज देने को कहा था। शिवा, तुम अपने भाई से हमेशा अलग होने के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को हमेशा साथ साथ देखना चाहते थे। अब कभी भी तुम ऐसी बात मत सोचना और अपने भाई के साथ हमेशा मिलकर रहना। ये कहकर चमन लाल उन कागजों को राम को देता है। राम उन्हें लेकर बाइक ट्रैक्टर बनाता है और अच्छे से खेती करने लगता है। भैया, खेत के कागजात पिताजी ने मुझे दिए हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर रहेंगे, यही पिताजी की इच्छा थी। इसलिए हम इस खेत को मिलकर उगाएंगे और आए हुए मुनाफे को दोनों में बांट लेंगे। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। पिताजी को मैंने बहुत बुरा भला कहा। अब उनकी इच्छा को पूरी करूंगा मैं। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। तुम छोटे हो, पर तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। अब से इस बाइक ट्रैक्टर से खेत जोतकर सोने की फसल उगाएंगे। अब इस बाइक ट्रैक्टर से खेत जोतकर सोने की फसल उगाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाइयों को हमेशा मिलकर रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है और कल नहीं, लेकिन रिश्ते हमेशा मजबूत होने चाहिए जो हमेशा चलते रहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।